नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 1 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए 5 टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है मेरे, उसे ज्वाइन कीजिए उस टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पे आपको डेली वीडियो के PDF भी मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स के PDF मिलते रहेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि वीडियो के एंड में हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं। आपको एंड तक बने रहना है, पूरे करंट अफेयर्स पढ़ना और MCQ के आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं कमेंट्स भी पढ़ूंगा और आपके नाम भी पढ़ूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए जो नॉलेज पढ़ा है उसे अप्लाई भी करना होगा, यानी MCQs की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। आज की जो हमें फर्स्ट न्यूज़ देखने मिल रही है वो है टेस्ट ट्यूब राइनोज को लेके। यस, आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज सुने होंगे, बट अब टेस्ट ट्यूब राइनोज भी आने वाले हैं। तो इसका सिलेबस जाता है साइंस में, उसके साथ साथ एनवायरमेंट में भी इसका सिलेबस जा सकता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, तो अब हुआ क्या है कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम मैंने समझ जाए एक एसोसिएशन है जिसका नाम है बायो रेस्क्यू। तो ये जो बायो रेस्क्यू करके जो एसोसिएशन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि पहला जो राइनो प्रेगनेंसी है, पहली राइनो प्रेगनेंसी होने वाली है लैब मेड एम्ब्रियो से। यानी हम ये देख सकते हैं कि एक जो भी एम्ब्रियो है ये ट्रांसफ़र किया गया है सदर्न वाइट राइनो को, और इसके चलते अब एक प्रेगनेंसी होने वाली है। यानी जैसे हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होती है उसी तरह से यहाँ पे अब राइनो में भी टेस्ट ट्यूब बेबी आएगा। अब ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा, ये सदर्न वाइट राइनो क्या है, नॉर्दर्न वाइट राइनोज क्या है, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। अब हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमें पता चलता है 2009 की बात है कि 4 नॉर्दर्न वाइट राइनोज जो होते हैं उन्हें चेकोस्लाविया के एक जू से ले जाया गया था, और उनको कहाँ लेके छोड़ा था, वो था केनिया में। तो होप यही थी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वो ब्रीड करेंगे, यानी उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर उनको लाएंगे तो वो ब्रीडिंग करेंगे, वो कुछ ना कुछ बच्चे पैदा कर सकेंगे। बट जो दो मेल होते हैं, सुनी एंड सुदान, इनकी तो डेथ हो गई, और जो तो फीमेल्स लाई थी नाजीन और उनकी डॉटर फाटू करके हैं, इन दोनों की, ये दोनों इनकेपेबल हो गए रिप्रोडक्शन के लिए, कुछ पैथोलॉजिकल रीजंस के कारण, कुछ मेडिकल रीजंस के कारण। इसका मतलब ये है कि अब एक ही ऑप्शन बचा था, और वो ऑप्शन था सरोगेसी। सरोगेसी से ही अब हम एक IVF के थ्रू, यानी वही है कि जो फर्टिलिटी होती है वो हम यहाँ पे कर सकते थे, यानी एक टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह अब हमें एक काफ जो होता है वो एक प्रोड्यूस करना था। तो ये सब चीज़ें की कोशिश चल रही थी। तो नॉर्दर्न वाइट राइनो की अगर बात करें तो ये एक सब स्पीसी है वाइट राइनो का। वाइट राइनो जो होता है इसको सेराटोथेरियम सीमम कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं वाइट राइनो। नॉर्दर्न वाइट राइनो जो होते हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, ऐसा IUCN ने अपने लिस्ट में डाला, यानी इनकी संख्या काफ़ी कम बची हुई है। नॉर्दर्न वाइट राइनो की जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी डिक्लाइन कर रही गई है। डिक्लाइन क्यों हुई? क्योंकि रीज़न है पोचिंग यानी हम कह सकते हैं हंटिंग। दूसरा हैबिटेट लॉस, उनका जो भी फॉरेस्ट है वो काट दिया गया, या फिर वॉर्स होते हैं, या फिर कोई डिजीज़ है जिस कारण उनकी पॉपुलेशन कम होती गई। अब जो साइंटिस्ट होते हैं, हाउ आर साइंटिस्ट क्रिएटिंग टेस्ट ट्यूब राइनो, ये देख लेते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट जो है उनका, जैसे मैंने बताया कि कंसोर्टियम है जिसको बायो रेस्क्यू कहा जाता है, ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, कंसोर्टियम है साइंटिस्ट का। उन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन लाया है कि वो पहला राइनो की प्रेगनेंसी करने वाले थ्रू IVF, यानी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होने वाला है राइनो से, ऐसा पहली बार हो रहा है। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा है लैब मेड राइनो एम्ब्रियो। तो राइनो का जो एम्ब्रियो होता है इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा इनटू अ सरोगेट सदर्न वाइट राइनो, है ना। तो नॉर्दर्न वाइट राइनो जो होता है ट्रांसफ़र किया जाएगा, और किसको ट्रांसफ़र करेंगे? तो सदर्न वाइट राइनो को ट्रांसफ़र करेंगे, ये जो भी हम कहेंगे एम्ब्रियो होगा वो। तो जो डेथ होती है कि लास्ट मेल नॉर्दर्न वाइट राइनो की जो यहाँ पे डेथ देखी गई थी 2018 में, उससे जो सरोगेसी होती है वो एक ओनली ऑप्शन, एक अकेला ऑप्शन यहाँ पे बचा था, जैसे मैंने आपको कुछ बताया अभी। और रिमेनिंग जो दो फीमेल्स हैं नाजिन और फातू करके, ये कहीं ना कहीं इनकेपेबल हो गए क्योंकि कुछ मेडिकल रीजन के कारण। तो ओनली होप जो है, आपको तो ये पता है, वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब जो आखिरी उम्मीद है वो यही बची है कि नॉर्दर्न वाइट राइनो जो है उनको किस तरह से बचाया जा सकता है। तो जिसकी डेथ हुई है मेल की, उसका जो स्पर्म होगा ये निकालना,
उसको फ्रोजन रखा हुआ था, वो जो स्पर्म था वो निकाल लिया गया था, उसको फ्रोजन रखा हुआ था। तो मेल में से स्पर्म निकालना और एग्स निकालना ये जो फीमेल से इनमें से, क्योंकि फीमेल तो अब इनकेपेबल है कि वो पैदा नहीं कर पा रही है, आपको पता है नाजिन भी और फातू भी ये सब नहीं रिप्रोडक्शन कर पा रही है, तो वहाँ से एग्स निकालना और उसको स्पर्म्स के साथ जोड़ के एक एम्ब्रियो बनाना लैब में ही, और फिर उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देना इनटू सरोगेट मदर्स। और जो यहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा वो सदर्न व्हाइट राइनो के अंदर किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जेनेटिकली थोड़ा सिमिलर लगता है और काफ़ी सारे अवेलेबल भी है। तो ये एक्सपेरिमेंट अब किया जा सकता है, और एक्सपेरिमेंट जब किया गया है तो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि अब आने वाला है। तो अनाउंस किया है कि फर्स्ट एवर राइनो प्रेगनेंसी यहाँ पे होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं कंसर्न्स भी बताए जा रहे हैं टेस्ट ट्यूब राइनो को लेके। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एम्ब्रियो यूज़ किया गया है इस प्रोसेस में, वो कहीं ना कहीं एक से निकाला गया है 2 फीमेल्स के, और स्पर्म जो होता है वो डिजीज्ड मेल्स से निकाला गया है, जिस कारण जीन पूल जो होगा ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा नहीं होगा, या फिर हम कहेंगे कि लिमिटेड जीन पूल होगा, यानी जीन्स जो है वो एक परफेक्टली आपको नहीं मिलेंगे। ये भी आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न वाइट पॉपुलेशन इससे बढ़ेगी, ये पक्का नहीं है। तो 1-2 अब यहाँ पे आ रहे हैं, अब जो भी आएंगे उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। उसके अलावा क्रॉस ब्रीडिंग विद सदर्न वाइट राइनो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस कारण क्या होगा कि यूनिक एट्रीब्यूट्स थे। नॉर्दर्न वाइट राइनो जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, जैसे कि स्वैम्पी हैबिटेट में वो रहते थे, दलदल में वो रहते थे, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि सक्सेसफुल आईवीएफ और सरोगेसी अटेम्प्ट्स जो हुए हैं उसके चलते हम कहेंगे कि जैसे वो ओरिजिनल थे वैसे अब नहीं दिखेंगे। और जो भी बेबीज़ अब पैदा हो रहे हैं आईवीएफ के थ्रू, ये जेनेटिकली हैंडवायर्ड नहीं है, यानी आप ये कहोगे कि जो भी उनके जीन्स है वो थोड़े अलग दिख रहे हैं, तो एक टिपिकल वाइट राइनो का जो बिहेवियर था वो हो सकता है इन लोगों में ना दिखे। तो अर्ली इंटरेक्शन और लर्निंग जो रहेगी फ्रॉम नॉर्दर्न वाइट एडल्ट्स, ये बहुत क्रूशियल है, ये बहुत क्रूशियल रहेगी, जिससे आप उसको वैसा बना सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको ये प्रयास करने होंगे, और उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात हमें ये पता, अगली बात ये पता चल रही है कि जो अर्जेंसी है वो कहीं ना कहीं एज में है। एज जो होगी, यानी हम कहेंगे कि रिमेनिंग नॉर्दर्न वाइट फीमेल्स जो है, जैसे हम नाजिन की बात करें वो 35 है और फातू की बात करें तो 24 है, तो उनका बिहेवियर और सोशल स्किल्स जो होती है वो पास्ड ऑन होनी चाहिए। तो फर्स्ट आईवीएफ कार्ब जो होंगे वो एक हम कहेंगे बॉर्न इन टाइम टू लर्न फ्रॉम सर्वाइविंग फीमेल्स, अदरवाइज ये ही नहीं बचे, जब ये नए आएंगे और तब ये लोग ही नहीं जिंदा बचे तो इनको कौन सिखाएगा। तो इनको सीखने के लिए इन दोनों का जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्रिटिक्स जो होते हैं उन्होंने ये आर्ग्यू भी किया है कि फोकस जो होगा वो हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीसी रिजनरेशन पे नहीं करना है, बट हमें रूट कॉजेस भी देखने की, ये एक्सटिंक्ट क्यों होते जा रहे हैं, इनकी संख्या क्यों कम होते जा रही है, और उनका हैबिटेट थ्रेट उनको क्या है, या फिर पोचिंग कैसे रोकी जाए, ये सब चीज़ों पे भी करना है। तो ये था फर्स्ट करंट अफेयर जो कि रिलेटेड था टेस्ट ट्यूब राइनो से, और इसका जो सोर्स था वो था द इंडियन एक्सप्रेस। अब चलिए दूसरे करंट अफेयर की ओर चलते हैं, और दूसरा करंट अफेयर जो है वो है पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लेके, और इसका जो हम सिलेबस जाता है वो ज़्यादा है करंट इवेंट से। सबसे पहले नेपाल इंडिया के ऑफिशियल डायलॉग जो होते वो साइलेंट रहे, पंचेश्वर प्रोजेक्ट पे यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होते हुए दिखी। बैकग्राउंड ये है कि इंडिया और नेपाल जो थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी जिसको महाकाली ट्रीटी कहते हैं, फरवरी 1996 में, और इसी के चलते इंप्लीमेंट किया जाने वाला था एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिसका नाम था पंचेश्वर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो महाकाली ट्रीटी का ही एक सेंटर पीस है जो इम्प्लीमेंटेशन था पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का। बट ये क्या है ये अब हम जान लेते हैं, बट यहाँ पे इंडिया और नेपाल साइलेंट रहे। तो चलिए पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है ये जान लेते हैं। पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ये बाई नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। बाई नेशनल यानी 2 देशों के बीच में होने वाला एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेके है ये, और ये डेवलप किया जा रहा है महाकाली रिवर पे, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे आपको देखने मिलती है। ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इससे जनरेट किया जाएगा अराउंड 6480 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी, और दोनों में इक्वली डिवाइड भी किया जाएगा इस एनर्जी को। तो पानी जो है इरिगेशन के लिए वो भी कहीं ना कहीं दोनों मिलके यूज़ करेंगे इस नदी का, या फिर 1,30,000 हेक्टर जो है लैंड नेपाल में, और 2,40,000 हेक्टर ऑफ लैंड टेरिटरी इन इंडिया, यहाँ पे पानी यानी हम कहेंगे इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाएगा इतने इतने लैंड पे। अब दोनों भी साइड जो है उन्होंने हम कहेंगे कि कोई भी आप कॉन्सेंसस से कोई बात नहीं आई है, कोई बातचीत नहीं हुई है कि शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स को लेके।
यानी प्रोजेक्ट्स के जो भी बेनिफिट आने वाले हैं वो हम शेयर करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसे अब तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो डिवाइड की जाएगी इक्वली। इंडिया जो होगा इट गेट्स लायंस शेयर फॉर इरिगेशन, यानी काफ़ी अच्छा शेयर हमें मिलेगा और फ्लड कंट्रोल बेनिफिट भी इंडिया को मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड नेपाल की बात करें तो नेपाल जो होता है उनके लिए पानी वाइट गोल्ड की तरह रहेगा और इंडिया शुड पे नेपाल फॉर इट, है ना। तो इंडिया को नेपाल के लिए, नेपाल को कुछ उसके लिए पे करना पड़ेगा, तो नेपाल भी इससे काफ़ी अच्छे से कुछ अर्न कर सकता है। तो इंडिया जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस क्लेम को, क्योंकि इंडिया जो है उन्होंने ये कहा है कि बाकी वाटर बेसिन ट्रीटीज जो होती है ना, उसका ध्यान रखा जाए। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, तो कहीं ना कहीं जो भी क्लेम होता है वो अगर देखना है तो आपको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से आपकी वो नदी है और किस तरह से नहीं। तो हम तो क्लेम करेंगे कि हमारी है, वो क्लेम करेंगे उनके, इस कारण डायलॉग्स कोई भी साइलेंट रहे यहाँ पे। तो ये पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो होता है ये न्यूज़ में आ गया और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अब अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं और वो है कच्छाथीवू आइलेट को लेके। कच्छाथीवू आइलेट क्या होता है ये जानेंगे, बट सबसे पहले आपको बता दो इसका जो सिलेबस जाता है वो करंट इवेंट्स में जाता है। तो 17 फरवरी को जो फिशरमैन एसोसिएशन है रामानंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के तमिलनाडु के, उन्होंने अनाउंस किया कि वो बॉयकॉट करेंगे एनुअल 2 डे फेस्टिवल जो होता है उसको। ये फेस्टिवल को बॉयकॉट किया जाएगा और यहाँ पे शेड्यूल जो किया गया है 23 फरवरी को और 24 फरवरी को इसको कहीं ना कहीं बॉयकॉट करेंगे। तो ये बॉयकॉट करते हुए दिखे हमें 23 और 24 फरवरी को। ये सेंट एंथनी चर्च में होने वाला था। ये एक अनइनहेबिटेड आइलेट है, जैसे आइलैंड होता है वैसे छोटी सी जगह आइलैंड की तरह उसे आइलेट कहते हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ कोई रहता नहीं है, तो इस चर्च में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हर साल हम कहेंगे कि ये दोनों जगहों के लोगों को साथ में लाता है। साइड्स ऑफ पाक बे, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में आपको पाक बे देखने मिलता है। तो यही कहीं न कहीं से इस फेस्टिवल में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया और श्रीलंका वाले, और दोनों साथ में आते हैं ताकि हमारे रिलेशंस अच्छे रहे। तो इस बार जो फिशरमैन थे उन्होंने कहीं ना कहीं इसे हम कहेंगे बॉयकॉट किया है। तो अब बैकग्राउंड में जाते हैं, तो ये जो डिसीजन था ये कहीं ना कहीं मार्क ऑफ प्रोटेस्ट था अगेंस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है ये कहीं ना कहीं अरेस्ट कर रही है इंडियन फिशरमैन को चार्ज ऑफ पोचिंग को लेके। यानी आप हमारे यहाँ पे शिकार करते, हमारे यहाँ पे फिश पकड़ते, इसको लेके हमारे जो इंडियन फिशरमैन है उनको वो अरेस्ट कर रहे हैं, और इस कारण इन्होंने कहा कि हम लोग इसे बॉयकॉट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये कच्छाथीवू है क्या। तो ये कच्छाथीवू जो है इसका मीनिंग होता है बैरन आइलैंड, जो कि एक तमिल भाषा में कहा जाता है। ऐसा एक आइलैंड होता है कच्छाथीवू, और ये 285 एकड़ का इनहैबिटेड हम कहेंगे कि आयल है। तो हम कहेंगे ये ऐसा है जहाँ पे कोई रहता नहीं है, 285 एकड़ का है। तो ये हम कहेंगे वॉल्केनिक इरप्शन आया था उससे ये बना है। तो ये जो आइलैंड है इसको सीड कर दिया गया, सीडेड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम कहेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे दे दिया था, छोड़ दिया था अपने हाथ से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के वक्त, और वो श्रीलंका को दे दिया गया। इनिशियली 1974 में बॉर्डर एग्रीमेंट जो हुआ था उससे फिशिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, किसी भी साइड के फिशिंग के ऊपर। 1976 में कुछ एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हुए थे, इंडिया और श्रीलंका दोनों एग्री कर गए थे कि फिशिंग को इन दोनों के वाटर में रोक दिया जाए, यानी अपने ही जगह पे लोग फिशिंग करेंगे, हम लोग हमारी जगह, वो लोग अपनी जगह। इस तरह से यहाँ पे बातें चली। 74 और 76 की जो ट्रीटी थी वो साइन कर दी गई दो कंट्रीज़ के बीच में, और वहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री जो है लाइन वो वहाँ पे एक डिसाइड कर ली गई कि यहाँ का एरिया हमारा, वहाँ का एरिया हमारा। तो स्मॉल आइलेट जो होता है कच्छाथीवू का, वो कहीं ना कहीं फिशरमैन यूज़ करते थे, है ना। उन्होंने जो भी मछलियाँ पकड़े उसको सॉर्ट करने के लिए, उनको ड्राई करने के लिए उनके नेट्स में, और वो कहीं ना कहीं दूसरे साइड में जा रहा था IMBL के, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो इन्होंने मार्क की है उसके वो दूसरे साइड में ये चीज़ें हो रही थी। यानी जो इंडिया वाले उनका श्रीलंका में हो रहा था, ऐसा समझिए, श्रीलंका वालों का इंडिया में हो रहा था, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो ये एग्रीमेंट जो होता है ये फिशरमैन को तो रोक नहीं पाया फिशिंग करने से आप इनके एरिया में, और देखा गया तो फिशरमैन को कोई बाउंड्री भी नहीं पता थी। तो साइन होने के बाद मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट, फिशरमैन कम्युनिटी जो होते हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो फिशिंग करते रहे पाक बे एरिया में पीसफुली, है ना। तो एलम वॉर जो है वो
1983 में हुआ। तो इलम वॉर होने के पहले यहाँ पे अच्छे से फिशिंग चल रही थी, बट यहाँ पे जब ये वॉर ख़त्म हो गया 2009 में, तो श्रीलंका के जो फिशरमैन थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर दिया हमारे फिशरमैन पे कि वो आपके फिशरमैन हमारे पानी में आके मछलियाँ पकड़ रहे हैं। फिशरमैन जो होते हैं वो अपनी कई बार अपनी जो जिंदगियाँ है वो खतरे में डालते हैं और क्रॉस कर लेते हैं IMBL को। वो सोचते हैं कि भाई खाली हाथ जाने से अच्छा उस साइड से पकड़ के लाऊंगा, बट श्रीलंका की जो नेवी होती है वो अलर्ट रहती है और वो इनको अरेस्ट कर लेती है, या फिर इनके फिशिंग नेट्स जो होते हैं या इनकी जो वेसल्स होती है जिसमें फिश को लेके जाते हैं, जो भी बोट होती है छोटी मोटी इनकी, उसको भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो लाइन को क्रॉस करता है उनको। सेंट एंटोनीज श्राइन जो होता है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है इस आइलैंड पे बना हुआ, और ये जो श्राइन का जो चर्च जो श्राइन चर्च जो है इसका नाम एंटोनी ऑफ पैडुआ से रखा गया हुआ है, और कहीं ना कहीं ये एक सेंट थे सी फेरर्स के, क्रिश्चियंस के, इसमें देखा गया तो समुंदर वाले जो उनसे रिलेटेड एक ये सेंट थे, क्रिश्चियन सेंट। तो ये कहीं ना कहीं बनाया गया था प्रॉस्परस इंडियन कैथोलिक, हम कहेंगे तमिलियन फिशरमैन श्रीनिवास थे, उन्होंने कैथलिक वो भी फिशरमैन ही थे, उन्होंने ही इसे बनाया था। श्रीनिवास पडायाची करके है उनका नाम है, उन्होंने इसे बनाया था 20th सेंचुरी में। एनुअल चर्च फेस्टिवल है वो हर साल यहाँ पे होता है, 3 साल का होता है, और क्रिश्चियन प्रीस्ट जो होते हैं इंडिया और श्रीलंका से वो दोनों आते हैं और वर्शिप करते हैं, वर्शिप सर्विसेज देते हैं। तो मासेस के लिए सब यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, सब कुछ होता है, बड़े बड़े प्रोसेशंस होते हैं, बट इस बार उसको कहीं ना कहीं अपोज किया गया, रीज़न भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह से कच्चा थी वो आइलेट जो होता है वो न्यूज़ में रहा, और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अब अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं, और अगला करंट अफेयर है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, और इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के जो स्पीकर उन्होंने 6 कांग्रेस के MLA को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि इन सब पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाएगा। अगर आपको पता नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको ये चीज़ें मैं क्लियर बताने वाला हूँ। बैकग्राउंड अगर देखा गया तो ये जो MLA होते हैं इन्होंने कहीं ना कहीं एक पार्टी विप जो होता है उसे डिफाई किया है टू वोट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन फाइनेंस बिल। तो देखिए कहीं ना कहीं पार्टी विप ये कहता है कि आपको जो वोट करने होंगे वो अपने ही पार्टी के साइड करने होंगे। जब आप पार्लियामेंट में बैठे हो, आपको अगर आप गवर्नमेंट के रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते तो उनको ही करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे इन MLAs ने इस तरह की चीज़ें नहीं की थी, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है गया है एंटी डिफेक्शन लॉ में। अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है इंडिया में, ये इसको गवर्न करने के लिए कौन सा शेड्यूल है तो याद रखेगा 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि तो पार्टी विप क्या होता है, तो पार्टी विप जो होता है वो हर पार्टी के पास एक एक एनफोर्सर होते हैं। ये लोग ये क्या करते हैं कि पार्टी के जो भी काम है वो करा के लेते हैं पार्लियामेंट में, वो हर चीज़ के ध्यान रखते हैं कि बराबर मेंबर्स आए हैं कि नहीं, वो बराबर वोट कर रहे हैं कि नहीं। तो वही है कि आप जिस पार्टी के उसके ही फेवर में आपने वोट करना चाहिए, या फिर आपको उस पार्टी से बाहर चले जाना चाहिए, या फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप ऐसे नहीं करते हो। तो ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ करता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले पर्पस और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था। एंटी डिफेक्शन लॉ जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको MPs कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिनको MLAs कहा जाता है, तो ये जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं स्विच करते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी में अपने पर्सनल मोटिव्स को लेके। कहीं ना कहीं इनकी सेटिंग हो जाती है दूसरे पार्टी में, और ये अपने ही पार्टी के खिलाफ वोट करना शुरू कर देते, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसीलिए इसे लाया गया था। यानी यही है कि एक स्टेबिलिटी रही गवर्नमेंट में, नहीं तो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये जो भी व्यक्ति है वो अपने अगर मर्जी से काम करने लगा तो फिर गवर्नमेंट अच्छे से काम कैसे कर पाएगी। तो हम यही कहेंगे कि डिस्करेज ये जो लेजिस्लेटर्स होते हैं ना, वो अपनी पार्टी जो बदल रहे उससे गवर्नमेंट भी अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। तो हम कहेंगे कि ये सब चीज़ें ना हो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। अब 10th शेड्यूल जो होता है वो इंसर्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 से, और जो अमेंडमेंट एक्ट था वो था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। इसको अच्छे से याद रखना। इसमें दिया है प्रोसेस जिससे लेजिस्लेटर जो होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ग्राउंड जो रहेगा वो रहेगा डिफेक्शन, और जो इनको डिस्क्वालीफाई करेगा वो रहेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेजिस्लेचर का। तो यहाँ पे एक पिटिशन फाइल की जाएगी, यानी कहीं ना कहीं कंप्लेंट फाइल करेंगे बाकी मेंबर्स हाउस के कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, और हर चीज़ को देखने के बाद, समझने के बाद जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, यानी लोकसभा है तो फिर आपको पता है कि स्पीकर है या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर है वो इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, बाकी मेंबर्स जो भी ये कर रहे हैं ये डिफेक्शन वाली चीज़ें वो। ये लॉ जो होता है ये
दोनों पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज को अप्लाई होता है ना, यानी पार्लियामेंट में भी अप्लाई होता है और स्टेट असेंबली में भी अप्लाई होता है। अब ग्राउंड ऑफ फॉर डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहला ग्राउंड जो है डिस्क्वालिफिकेशन का वो ये है कि वॉलेंटरीली गिव अप मेंबरशिप ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी, यानी आप जब चुन के आ गए, फॉर एग्जांपल ए नाम का कैंडिडेट है, वो किसी XYZ नाम के पार्टी से इलेक्शन लड़ा इस बार और लड़ने के बाद ये जीत गया, जीतने के बाद इसने अपनी साइड चेंज करके ये PQR नाम की पार्टी को ज्वाइन हो गया, तो ऐसे वक्त क्या किया जाएगा? इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसकी मेंबरशिप छीन ली जाएगी। आपने जिस पार्टी के तरफ से खड़े होकर इलेक्शन लड़े थे उसी के साथ आपने रहना चाहिए, ये यहाँ कहा जाता है। या फिर दूसरी बात है कि वो वोट नहीं कर रहा है, तो ये ए नाम का जो मेंबर है ये आया है पार्लियामेंट में बैठा है, बट XYZ ने कोई बिल रखा है, ये ए जो है इस बिल के खिलाफ वोट कर रहा है और ये कहीं ना कहीं फेवर में दिख रहा है PQR नाम के पार्टी के, जो इनके बिल को अपोज कर रही थी, तो ये करने पे भी ए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो वोट नहीं करेगा, वोट करेगा या फिर वोट नहीं करेगा, है ना, तो डायरेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी ने दिया उसके खिलाफ वो अगर वोट कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट आपको ये भी बता दूं कि कोई भी मेंबर जो होता है उसने अगर प्रायर परमिशन ले ली है या फिर पार्टी ने उसको अलाउ कर दिया है विद इन 15 डेज फ्रॉम सच वोटिंग, ये वो कर चुका है, यानी अब जैसे ए नाम के पर्सन ने आज वोट किए और उसके बाद पार्टी ने उसे 15 दिन के भीतर वोट करने के बाद का जो समय उसमें माफ़ कर दिया है, या फिर ऐसा दिखा है कि प्रायर परमिशन ऑलरेडी उसने ली है, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होता है जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यानी देखिए ए जो था वो ना XYZ नाम पार्टी से, अब यहाँ पे ले लेते हैं कोई दूसरा बी नाम का कैंडिडेट, ये इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा इस बार, ना वो यहाँ से लड़ा ना वो यहाँ से लड़ा, दोनों में से किसी पार्टी से नहीं लड़ा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन उसने कंटेस्ट किया और वो जीत के आया, जीत के आने के बाद वो इन दोनों में से किसी भी पार्टी को अगर ज्वाइन कर लेता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं 6 महीने के बाद, यानी चुन के जब आप आओगे, अब नॉमिनेटेड क्या है आपको पता है, राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट, अगर इन 12 में से कोई भी एक व्यक्ति किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, बट कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद, उसके नॉमिनेट होने के 6 महीने के बाद ऐसा करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर उसको किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो उसने ये 6 महीने के पहले कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये कुछ ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, बट डिस्क्वालिफिकेशन हर बार नहीं होगा, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन की बात करें तो लेजिस्लेटर अपनी पार्टी चेंज कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बिना भी कुछ सर्कमस्टांसेस में। लॉ ये कहता है कि अगर पार्टी मर्ज हो गई दूसरे किसी पार्टी के साथ या दूसरे किसी पार्टी में वो समा गई है और जितने मेंबर्स गए हैं उसमें से एटलीस्ट 2/3 जो उसके लेजिस्लेटर्स है वो मर्जर के फेवर में है, यानी जितने भी लोग गए, हम पकड़ लेते हैं कि जैसे 90 मेंबर्स थे उस पार्टी से, 90 में से 2/3 लोग, 2/3 अगर 90 का हम कर ले तो ये आ जाता है 13 यानी 60, तो जो 60 मेंबर्स है ये एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो तो फिर यहाँ पे किसी का भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ये भी याद रखो। ऐसे सिनारियो में मेंबर्स जो डिसाइड किए कि हमें मर्ज होना है, दूसरे पार्टी में जाना है, या फिर जो बोल रहे हैं कि हमें ओरिजिनल पार्टी में रहना है, इनमें से किसी का भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, सब वैसे के वैसे रहेंगे। यानी 60 लोग किसी एक पार्टी में घुस गए और बचे हुए 30 उसी पार्टी में रह गए, ये भी हो सकता है विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये एक लॉ है वहाँ पे। अब क्या ऐसा सब जो चीज़ें हो रही है इस पर निर्णय स्पीकर ले रहे हैं या फिर हम कहेंगे कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो ले रहे हैं, तो क्या कोर्ट इसके बीच में नहीं आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो यहाँ पे लिया जा सकता है। डिसीजन जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, यानी स्पीकर हो या चेयरमैन हो, लोकसभा के लिए स्पीकर या फिर राज्यसभा के लिए चेयरमैन, जो भी हो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। तो जो लॉ होता है वो इनिशियली ये कहता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो डिसीजन होगी उसमें कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं आया होगा, उसमें कोई कोर्ट बीच में नहीं आएगा। अगर उसने बोल दिया डिस्क्वालीफाई तो डिस्क्वालीफाई, ऐसा जो चीज़ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सब गलत है, ये डिस्क्वालीफाई वाला जो आप बोल रहे हो ये, इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। अपील भी हो सकती है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन था उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो इसका बहुत बड़ा क्रूशियल रोल रहा है पार्टी की स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करने में। तो इस कारण जो लेजिस्लेटर होते हैं वो अपने पार्टी में के लाइंस पे चलते हैं
और किसी भी तरह का खुद के गेन के लिए हम कहेंगे कि डिफेक्शन करे, ये उनको अलाउ नहीं रहता है। तो काफ़ी एक अच्छा लॉ भी हम कह सकते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट बीच में है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें फेयर मैनर में ही होगी। तो इस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है ये न्यूज़ में रहा। हिमाचल प्रदेश के स्पीकर ने 6 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया है इसीलिए, और इसका जो सोर्स था वो था टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद का जो करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेके, FATF को लेके। FATF जो होता है इन्होंने रिमूव कर दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE को अपने ग्रे लिस्ट से। इनकी एक ग्रे लिस्ट होती है, उसमें ये किसी को रखते हैं जो कोई भी कोई लॉ तोड़ता है या कोई चीज़ें करता है या फिर इनके जो रेगुलेशंस जो है उसके खिलाफ जाता है या जो भी चीज़ें डिसाइड की गई थी उसके खिलाफ जाता है, तो इनको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था। यूएई को अब ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बैकग्राउंड में देखा गया तो यूएई जो है ये ग्रे लिस्ट में था मार्च 4, 2022 से, क्योंकि स्ट्रैटेजिक डिफिशियंसी इसको कही जा रही थी, यानी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी सारी चीज़ें नहीं यहाँ पे हो सकती थी, इसीलिए इसको कहीं ना कहीं ग्रे लिस्ट में डाला था। क्योंकि हम कहेंगे कि उसके एफर्ट जो होते हैं टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंड फाइनेंसिंग, उस पर उनके काम बहुत अच्छे नहीं दिखे थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी जो चीज़ें वो वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पा रही थी, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी रोकने के लिए चीज़ें अच्छे से नहीं हो पा रही थी। अब इनको यहाँ पे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो अब हम कहेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, ये देखना होगा क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है। तो सबसे पहले FATP जो होता है ये एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, और ये जो समिट था वो था G7 समिट, जो कि पेरिस जो है वहाँ पे हुआ था, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। FATP एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी इसमें 2 से ज़्यादा देशों की या यानी कई सारे देशों की गवर्नमेंट्स यहाँ पे काम कर रही है मिल के। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम कैसा रोकेंगे। हमने कल के ही न्यूज़ में मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये भी देखा था। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कैसे रोकेंगे ये, या फिर हम कहेंगे कि टेररिज्म जो होगा उसको कैसे रोकेंगे, इन सब चीज़ों पर हम कहेंगे फरवरी 2024 में जो भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है उसमें 39 फुल मेंबर्स थे, जिसमें 37 कंट्रीज जो है और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो ब्लैक मनी को वाइट करना, जैसे आप एक खराब कपड़े को वाइट करते हो लॉन्ड्रिंग के थ्रू, कपड़ों की लॉन्ड्रिंग करके, वैसे ही यहाँ पे पैसे की लॉन्ड्रिंग की जाती है, ब्लैक मनी को वाइट बनाया जाता है। तो इंडिया जो होता है उन्होंने FATP को ज्वाइन किया है और एज एन ऑब्जर्वर 2006 में। इंडिया उसके बाद 2010 में इसका फुल मेंबर बन गया था। एज अ मेंबर इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के पॉलिसीज को लेके, यानी हम यही है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है उसको कैसे रोकना है, ये सब चीज़ों को लेके इंडिया काफ़ी अच्छा अपना काम करता है। इंडिया मेंबर है 2 रीजनल ग्रुप्स जो FATP से जुड़े हुए हैं उनका भी, जिसमें एक एशिया पैसिफिक ग्रुप है APG और दूसरा यूरेशियन ग्रुप है EAG। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का भी मेंबर इंडिया है। तो अब हम देखते हैं कि जो लिस्ट मेंटेन करता है FATP वो कौन सी है। अब आपको सबसे पहले बता दूं ये 2 तरह की लिस्ट मेंटेन करता है, एक होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। अब ये ब्लैक लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट को कहा जाता है हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है ऐसे देश। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लिस्ट होती है उसमें देशों का नाम जो है वो वहाँ मेंटेन किया या वहाँ पे लाया जाता है, या उनका जुरिस्डिक्शंस जो होता है वो देखा जाता है, यानी जुरिस्डिक्शन यानी उनकी जो पावर है वो, यानी वहाँ पे स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसीज है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। तो यहाँ पे बड़े बड़े हमें मेजर्स लेना पड़ेगा, ये सब है। तो हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन जो होते हैं यहाँ, इसके लिए फिर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है कि हम सबको मिलके काम करना होगा, सबको एनहांस करना होगा जो डिलीजेंस है वो, क्योंकि ये जो देश है ये खुद से काम नहीं कर पा रहे। सीवियर केसेस में जो कंट्री होती है उनको ये कहा जाता है कि आप अप्लाई कीजिए काउंटर मेजर्स को, यानी आपको कुछ ना कुछ मेजर्स लेने होंगे जिससे आप ये चीज़ों को बचा सको, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को भी हम इन चीज़ों से बचा सके, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म की फंडिंग हो गई या फिर हम कहेंगे कि एंड मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ये सब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने जुरिस्डिक्शन से इन्हें रोकना होगा। तो फरवरी 2024 में ऐसी जो कंट्रीज़ मिली है ब्लैक लिस्ट की वो रही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है, और दूसरा है ईरान और तीसरा है म्यांमार। अब आते हैं दूसरे लिस्ट की तरफ जिसको कहा जाता है ग्रे लिस्ट। अगर हम ग्रे लिस्ट की बात करें
तो इसको कहा जाता है जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, यानी यहाँ पे मॉनिटरिंग हमें बढ़ानी होगी। तो फरवरी 2024 में फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स जो उन्होंने 19 कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला था। ये जो कंट्रीज होती है वो ये जो भी कंट्रीज है 19 कंट्रीज या फिर जो भी ग्रे लिस्ट में जाते हैं देश, वो एक्टिवली काम करते हैं टू एड्रेस स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज, है ना। तो उनको कहीं ना कहीं काम करना होगा कि जो भी अपनी कमतरता है जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक पा रहे हो या फिर टेररिज्म फंडिंग को नहीं रोक पा रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा के मेजर्स लेने पड़ेंगे, यानी यहाँ पे मॉनिटरिंग इंक्रीज करना होगा। ये चीज़ें उस कंट्रीज़ को कहा जाता है जो ग्रे लिस्ट में डाली गई। ग्रे लिस्ट जो होती है वो कहीं ना कहीं इनकरेज करती है कि भाई अपना जो भी जुरिस्डिक्शन है उसको अच्छे से रखिए, उसको अच्छे से काम कीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलिए। अब ये जो लिस्ट है इसमें सीरिया, टर्की, वियतनाम, यमन, साउथ सुदान, साउथ अफ्रीका, ये कुछ देश है बड़े बड़े जो ग्रे लिस्ट में हैं। और फिलहाल जो एक देश था यूएई, उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये जो सोर्स था FATF का वो था रॉयटर्स। उसके बाद हम आगे आते हैं, हमें अब देखना है प्रैक्टिस MCQs। तो पहला जो MCQ है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया इज गवर्न बाय 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, ए लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। थर्ड, एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन फेस डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। फोर्थ है डिसीजन जो होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है देखने हैं, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर ऑल 4। कमेंट सेक्शन में अपने को जो सही आंसर लग रहे हैं वो आपको लिखना है। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और देखूंगा कि कितने लोग सीरियसली स्टडी कर रहे हैं करंट अफेयर को। अगर आप करंट अफेयर को सीरियसली पढ़ते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम निकलने के, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो होता है, जो फिलहाल न्यूज़ में दिखा है, टू बी डेवलप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, कालादान रिवर, तीस्ता रिवर, महाकाली रिवर या मानस रिवर। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है दैट सेट गोल्स, standards for anti-money laundering and combating financing of terrorism. Second, it was established in 2011 during G20 summit in Paris. Third, India is not member of FATF. How many of the above statements are correct? Only 1, only 2, all 3 या फिर none। अब हम देख लेते हैं जो पिछले मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स क्या थे। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे 29 फरवरी को, उसके आंसर्स थे क्वेश्चन 1 का C, क्वेश्चन 2 का B, D और क्वेश्चन 3 का B। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे, और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।